हेलो दोस्तों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए नाम में ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब इस चैप्टर में पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है। आप देखेंगे कि IUPAC नेम के आगे जितना भी पोर्शन है हमारा होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप सबको हटा दिया गया है। तो बहुत कम चीज़ हमको इस चैप्टर में अब पढ़ना है। ये हमारा पहला जो सेगमेंट है कार्बन, इसमें हम लोग कार्बन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। फिर कार्बन के 3 एलोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फल्लीन के बारे में। और फिर आ जाएंगे हम इसके कंपाउंड पे, और इसके आगे का सेगमेंट हम लोगों को नहीं पढ़ना है इस बार बोर्ड के लिए। तो इस बार बहुत छोटा चैप्टर हो गया ये हमारे लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें देख लेते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है। हमारा पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 118 एलिमेंट हैं टोटल। तो उसमें से हमारा एक एलिमेंट ये कार्बन भी है। ये एक नॉन मेटल है और इस कार्बन का जो सिंबल है वो C होता है ना। ये बात सबको पता होगा, कार्बन का सिंबल C होता है और ये एक नॉन मेटल है। इसके बाद हम लोग कार्बन का थोड़ा अमाउंट देखते हैं। तो कार्बन जो है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर की बात हो चाहे वो अर्थ क्रस्ट की बात हो, अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में ये 0.03% है। लेकिन ये कितना अमाउंट में प्रेजेंट है से इसके इम्पोर्टेंस को डिसाइड मत कीजिएगा, क्योंकि है तो ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन और उसका कंपाउंड। ये ठीक उस तरह से है जैसे देखिए सब्जी में नमक का मात्रा बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप उसमें नमक नहीं डालिए तो सब्जी में फिर स्वाद नहीं आता है। तो उसी तरह से कार्बन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है ये अभी हम लोग आगे देखते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी कार्बन के ही कंपाउंड के बने हुए हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और यही नहीं, इसके आगे लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, चाहे वो खाने पीने का चीज हो, ग्रेन, पल्सेज, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर वो हमारा फ्यूल्स हो, कोल, किरोसिन, वुड, LPG, नेचुरल गैस, CNG, चाहे वो हमारे क्लॉथ्स हो, कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी कार्बन और उनके कंपाउंड से बने होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वांटिटी में भले बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब किसी चीज़ में कार्बन है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने का एक बेहद आसान सा तरीका है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको आप बर्न कर दीजिए। जिसमें चेक करना है उसका एक सैंपल ले लीजिए थोड़ा सा और उसको बर्न कीजिए। आप उसको बर्न करने पे अगर CO2 गैस निकल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। और CO2 गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इसका टेस्ट आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि उसमें कार्बन था या नहीं। उसको क्या करेंगे, जलाएंगे। अगर CO2 निकला तो समझ जाएंगे उसमें कार्बन था, अगर नहीं निकला तो समझ जाएंगे कि कार्बन नहीं था। अब ये जो कार्बन हमारा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है वो CO2 गैस के रूप में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। और वहीं अर्थ क्रस्ट में जो हमारा कार्बन प्रेजेंट है वो मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि कोल हो गया या फिर कोई कार्बोनेट हो गया जैसे CaCO3 और भी इसी तरह के कुछ कार्बोनेट्स। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, वो अपना कंपाउंड कैसे बनाता है, वो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करता है। चलिए तो देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। अब देखिए हमारा जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा, यानी कि इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो इसको इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा हीलियम की तरह। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, क्योंकि हमारा कार्बन जो है वो स्मॉल साइज का होता है। क्योंकि ये अगर न्यूक्लियस हो गया तो उसके बाद 2 ही तो सेल है, तो कार्बन का साइज बहुत स्मॉल होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है उस पे इस न्यूक्लियस का अच्छा खासा अट्रैक्शन रहता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगा इसको। और अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है
तो भी हमको अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसके बाद जबरदस्त रिपल्सन हमको लगेगा दूसरा डालने में, तीसरा डालने में, फिर चौथा डालना, तो मतलब लगभग असंभव काम है। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि ये शेयरिंग कर ले और कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो वही करता है, कार्बन जो है वो हमेशा अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यही सारी बातें जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सब यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू व्हिच इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ये साइज में स्मॉल होता है इसलिए जबरदस्त अट्रैक्शन है, ये लूज नहीं कर पाता। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एटम, इसलिए यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते कार्बन एटम से। और साथ ही साथ ये भी संभव नहीं है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, उसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ही ले सकता है, तो हमेशा इसको शेयरिंग ही करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, तो इसलिए ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इसका वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। क्योंकि वैलेंसी किसको कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि कार्बन है ये हमेशा 4 एटम से कंबाइन करने के लिए तैयार बैठा है। अगर इसके पास कोई ऐसा आइटम आ जाए जो कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, तो हमेशा ये 4 हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए तैयार है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसीलिए कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? 4। तो वही लिखा हुआ है कि सिंस 1 कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। और इसे भी मैंने आपको वैलेंसी निकालने के लिए सिखाया था कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो तो इसका वैलेंसी यही होता है। लेकिन जब 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो यानी कि 5, 6, 7, 8, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में सिखाया था। तो यहाँ से देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और वो हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है। अब अगला जो कार्बन का प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अद्भुत प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा किसी अन्य एलिमेंट में नहीं पाई जाती है, और वो प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी को केटेनेशन भी बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल्फ कॉम्बिनेशन तो हाइड्रोजन में भी है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन में भी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, यहाँ भी तो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है, यहाँ सेल्फ कॉम्बिनेशन है, लेकिन कार्बन का जो सेल्फ कॉम्बिनेशन है वो किसी में नहीं है। कार्बन जो है वो कहीं तक कंबाइन कर सकता है, यहाँ पे सैकड़ों कार्बन एटम एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, इतना ज्यादा सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होता है। यहाँ आप n लिख दें मतलब इन्फिनिटी तक आप जाते रहेंगे और कार्बन कंबाइन होते रहेगा। कार्बन बहुत लंबा चेन बना सकता है सेल्फ कॉम्बिनेशन से। इतना ही नहीं, आप इधर ब्रांच भी बना सकते हैं, ऐसे कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर यहाँ भी कार्बन, मतलब समझ रहे हैं आप। ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन में ये बहुत ही अलग प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन का जो है वो बहुत सारे कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको केटेनेशन के रूप में पूछेगा कि केटेनेशन से आप क्या समझते हैं। तो जब भी आपको केटेनेशन पूछेगा आप सेल्फ कॉम्बिनेशन वर्ड हमेशा याद रखिएगा। और सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कार्बन जो है वो बहुत लंबा चेन बनाता है। और द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी आप देख रहे थे अगर 1, 2, 3, 4 में कंबाइन हो गया ये एक अलग कंपाउंड हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 में कंबाइन हो गया ये अलग कंपाउंड हो गया, इसी में अगर एक ब्रांच निकाल दिया जाए तो फिर अलग कंपाउंड हो जाएगा। तो ये केटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण, और इसका टेट्रा वैलेंसी जो है मतलब इसका वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। 4 मतलब टेट्रा। तो ये दो जो कार्बन का प्रॉपर्टी है कि ये टेट्रावेलेंट है और इसके अंदर सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि केटेनेशन प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है,
इन दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड देखने के लिए क्यों मिलता है। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी एंड केटेनेशन प्रॉपर्टी। और फिर दोनों को आप डिफाइन कर देंगे कि टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये ले सकता है ना ही दे सकता है, इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, इसलिए इसका वैलेंसी 4 हो जाता है। और फिर केटेनेशन और सेल्फ कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं वो भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कि कार्बन इतना सारा कंपाउंड क्यों बनाता है। तो होपफुली आपको केटिनेशन या कहीं सेल्फ कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऑकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में भी अकर कर सकता है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में, यानी कि जैसे CO2 है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, लेकिन कार्बन ऐसे फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो किसी के साथ कंबाइंड ना हो, कार्बन कार्बन ही केवल हो, उस फॉर्म में भी पाया जाता है। और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में आप देख लीजिए जैसे CO2 ही हो गया, या फिर कार्बोनेट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ कंबाइंड है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है और फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में जो पाया जाता है उसमें मेनली वो डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। अभी हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये डायमंड और ग्रेफाइट है, ये केवल कार्बन कार्बन से मिलके बना है। इसमें कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, इसमें केवल कार्बन होगा। ये डायमंड और ग्रेफाइट को हम लोग बहुत पहले से जानते थे। ये हमारा थर्ड फॉर्म है जिसमें केवल कार्बन ही पाया जाता है। इसका नाम है बकमिंस्टर फल्डीन और ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है और ये हम लोग बहुत पहले से जानते थे। अब क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अकर्स एज फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में बहुत कम कार्बन पाया जाता है, यानी कि डायमंड ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फल्डीन के फॉर्म में बहुत कम कार्बन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ कार्बन अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। ज्यादातर कार्बन जो है वो कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। और जिस तरह से फ्री स्टेट में डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फल्डीन के फॉर्म में पाया जाता था, उसी तरह से कंबाइंड स्टेट में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पाया जाता है। जितने भी कार्बोनेट्स हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, इसमें पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, इन सब में वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि एलोट्रॉप क्या है। जैसे हमारा कार्बन है तो कार्बन ऐसे यूं तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा कि जैसे यहाँ पे C लिख दिए। कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन 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 किसी तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, ढेर सारे कार्बन मिलके और इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस है नहीं, बट मान लेते हैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। है तो यहाँ पे केवल कार्बन ही। फिर वहीं पे दूसरा कार्बन है जो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए दोनों में केवल कार्बन ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, जिसके कारण क्या होगा कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है तो उससे इनका स्टेबिलिटी अलग हो जाएगा, फिर इनका हार्डनेस, हैवीनेस, डेंसिटी सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इन दोनों को आपस में एलोट्रॉप कहते हैं। लेकिन इन दोनों में है तो कार्बन ही, तो इसीलिए इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी तो कार्बन के जैसा ही होगा। तो इसीलिए एलोट्रॉप में क्या होता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेम ही एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, या यूं कहें वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिजिकली डिफरेंट फॉर्म में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट वही है, कार्बन ही है, बस डिफरेंट अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये डिफरेंट एलोट्रॉप हो गया। आगे द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पे वो तीनों सॉलिड फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फल्डीन। ये तीनों क्या हो गए, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। इन तीनों का हम लोग ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। जैसे ये मैंने यहाँ पे इमेजिन करवाया था आपको एक अलग अलग स्ट्रक्चर लेके, तो उसी तरह से इन तीनों का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द 2 कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन व्हिच आर नोन टू अस फॉर सेंचुरीज। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम लोगों को पहले से पता था, जबकि बकमिंस्टर फल्डीन जो है इनके बारे में हम लोगों को हाल में पता चला है। अब चूंकि डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बहुत पहले से पता था, इसलिए इनके प्रॉपर्टी जो है उनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, जबकि बकमिंस्टर फल्डीन का जो प्रॉपर्टी है इनको अभी भी पता करने का काम चल रहा है। तो आइए अब हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी जो है वो वेल नोन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसमें सबसे पहले हम डायमंड का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो डायमंड जो है वो कलरलेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, मतलब इसमें चमक बहुत ज़्यादा है। ये हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है,
हेवी होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, एंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म CO2। अब इसमें ये सारे गुण क्यों हैं, और फिर अभी हम ग्रेफाइट का गुण देखेंगे, उसका जो गुण है वो इनसे अलग क्यों है, ये हमको इनके स्ट्रक्चर को देखने के बाद पता चलेगा। तो अभी के लिए आप बस इसको याद रखें कि ये कलरलेस है, इसमें चमक बहुत ज़्यादा होता है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हैवी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म CO2। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी को बर्न करना मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, और जैसे ही रिएक्शन आया वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी आ गया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन, मतलब उसका जब हम कंबसन कराते हैं, देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। केवल CO2 बनता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि डायमंड केवल कार्बन से बना हुआ है, उसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। सो इट्स सिंबल इज टेकन टू बी C, इसलिए डायमंड का सिंबल हम लोग C लिखेंगे। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, C होगा, ये क्या है C, ये डायमंड है, ठीक है। इसका केमिकल सिंबल C ही लिखेंगे। इसका जब हम लोग बर्न कराएंगे या कंबसन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, C+O2, क्योंकि बर्न करना या कंबसन करने का मतलब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा बन जाएगा CO2 गैस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसको डायमंड से कंपेयर करते हुए चलेंगे कि किस मामले में वो डायमंड से डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट का पहला प्रॉपर्टी कि ये ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है, जबकि डायमंड कैसा था, कलरलेस था और ट्रांसपेरेंट था। अगला है लाइटर देन डायमंड, डायमंड हैवी था, हार्ड था, ये देखिए लाइट है, सॉफ्ट है, स्लिपरी है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। तो जितना फिजिकल प्रॉपर्टी है सब देखिए लगभग अपोजिट है, ठीक अपोजिट है। और एक ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, क्योंकि ये आखिर बना हुआ तो कार्बन से ही है ना, तो इसको भी जब हम लोग बर्न करते हैं तो यहाँ भी CO2 गैस निकलता है। और यहाँ भी सेम वही बात है कि इसका जब हम लोग कंबसन कराते हैं या इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो केवल CO2 बनता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी केवल कार्बन ही प्रेजेंट है, इसलिए इसका सिंबल भी C ही लिखते हैं। तो इसके कंबसन का रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, C ब्रैकेट में यहाँ ग्रेफाइट लिख देंगे, और जब इसका कंबसन या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे या कहीं इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो बन जाएगा हमारा CO2 गैस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट अराइजेज बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देम। ये जो डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये क्यों है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट में है तो कार्बन ही, लेकिन वो डिफरेंट तरह से अरेंज्ड हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि उसमें केमिकली तो केवल कार्बन ही प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन तो किसी के साथ सेम वे में रिएक्ट करेगा। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन एटम जो है वो कैसे अरेंज्ड है डायमंड और ग्रेफाइट में। तो ये देखिए हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और ये 4 कार्बन एटम से इस तरह से जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम है और ये इस तरह से 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन एटम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, फिर ये जो कार्बन एटम है फिर उसी तरह से ये 4 और कार्बन एटम से जुड़ा होगा, एक ये और 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये भी देखिए 4 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा ऐसे, फिर ये भी 4 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा ऐसे। तो यही जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ दिखाने का कोशिश किया गया है। ये देखिए इस तरह से रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ये देखिए दिख गया होगा, ये भी उसी तरह से बनेगा। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पे 3D क्रिस्टल बन रहा है, एकदम बॉन्ड पे बॉन्ड बनते जा रहे हैं, यहाँ भी देखिए वही स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए वही है। तो यहाँ पे क्या है आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सारे कार्बन एटम एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है बॉन्ड के थ्रू। अब इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको इतने सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब ये ब्रेक होगा, तो इसीलिए हार्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए हर एक कार्बन एटम जो है, जैसे ये कार्बन एटम है, ये 4 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो फिर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे
और चारों अलग अलग कार्बन से कनेक्ट हो गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है कि ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज ज्वाइन टू 4 अदर कार्बन एटम्स, और इसीलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अगला है कि ये रिजिड कम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन आपको नीचे दिख रहे हैं ना, ये भी 3 अलग अलग कार्बन से फिर कनेक्टेड होंगे नीचे, समझ रहे हैं? इस तरह से कुछ यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि डायमंड में हर कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे एक जो कार्बन का एटम है ना, वो 3 ही कार्बन के एटम से कनेक्टेड होता है। यहाँ देखिए हमारा जैसे ये कार्बन एटम है 1 2 3, उसी तरह से 1 2 3 1 2 3, हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा। ये देखिए 2 से कनेक्टेड है, ये इधर भी कनेक्टेड होगा, यहाँ खत्म थोड़ी ना हुआ है, क्रिस्टल इधर भी बढ़ रहा होगा, ये भी इधर किसी न किसी कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, ये भी कनेक्टेड होगा, ये भी कनेक्टेड होगा, ये भी इधर कनेक्टेड होगा, ऐसे इधर होगा ना, ये भी इधर कनेक्टेड होगा, 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 ये भी इधर। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स हैं, हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा। ये इस तरह का हेक्सागोनल रिंग बना रहा होगा, जैसे हेक्सागोन होता है ना, ऐसे ये हेक्सागोन है हमारा, आपको पता होगा। ये हमारा ट्रायंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये हमारा पेंटागन होता है, और फिर ये हमारा हेक्सागन होता है। तो वही देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग है ढेर सारा, और ये एक लेयर हो गया रिंग का, ये एक लेयर है, ये फिर हमारा मान लीजिए सेकेंड लेयर है, और ये हमारा थर्ड लेयर है। तो जितने कार्बन एटम एक लेयर में प्रेजेंट है वो सभी कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेकिन ये 2 लेयर जो है ये आपस में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको हम लोग वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये कौन सा फोर्स है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपस में ये लेयर्स जो हैं वो वंडर वाल फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। अब ये वंडर वाल फोर्स जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी वीक होता है, इसलिए ये 2 लेयर जो हैं वो वीकली कनेक्टेड हो गए, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते रहते हैं। इनको आप थोड़ा भी फोर्स से अगर आप लगाएंगे तो ये लेयर इस पे स्लिप कर जाएगा, और इसलिए ग्रेफाइट आसानी से टूट जाता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब क्या है कि सारे कार्बन एटम जो हैं वो देखिए 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे कार्बन हैं तो ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देता है। तो सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनमें डिफरेंसेज हैं, उनका क्या कारण है? तो यही कारण है कि कार्बन एटम का अरेंजमेंट ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंट है, और कैसा अरेंजमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में डायमंड और ग्रेफाइट का यूज पढ़ेंगे, फिर बकमिस्टर फल्डीन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।